दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। गले की फांस बना बजरंग दल पर बैन का वादा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला 100 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। आपको बता दें कि कर्नाटक में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर राज्य में घमासान मचा हुआ है। अब बजरंग दल की चंडीगढ़ इकाई ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी को मानहानि का नोटिस भेजा है। संगठन ने 100 करोड़ रुपए के हर जाने की मांग की है। बजरंग दल चंडीगढ़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए नोटिस में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है। साथ ही उसकी तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से की है। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कांग्रेस पार्टी को विश्व स्तर पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कीमत चुकानी होगी। कर्नाटक में चुनाव को लेकर सियासी माहौल चरम पर है। अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जय बजरंगबली के नारे के साथ भाषण की शुरुआत और अंत कर रहे थे। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जय बजरंगबली का नारा लगाने लगे हैं। अगली बड़ी खबर, अपने चुनावी वादे से अब यू टर्न ले रही कांग्रेस पार्टी। पी चिदंबरम बोले बजरंग दल पर नहीं लगाएंगे बैन। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने जैसी घोषणा करके अपनी फजीहत करवा चुकी कांग्रेस पार्टी ने अब यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कर्नाटक चुनाव घोषणा पत्र में यह नहीं कहा गया है कि संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, केवल निर्णायक कार्रवाई का वादा किया गया है जो नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के लिए चेतावनी है। हालांकि पी चिदंबरम ने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से करने पर भी सवाल उठाया है। पी चिदंबरम ने भरोसा जताया कि राज्य के लोग बुद्धिमानी से सरकार चुनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कर्नाटक के भविष्य के लिए हमें बीजेपी को कर्नाटक में जीतने से रोकना चाहिए। राज्य में समान नागरिक संहिता और एनआरसी की शुरुआत के बीजेपी के वादे के बारे में पूछे जाने पर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो समाज को विभाजित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने आरएसएस कार्यकर्ता का प्रचार किया तो फूटा ओवैसी का गुस्सा, कहा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला। उनका बयान कर्नाटक में बीजेपी से पाला बदल कर आए जगदीश शेट्टार के लिए प्रचार करने पर था। ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी आरएसएस से संबंधित उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। ओवैसी ने पूछा कि क्या ये आपकी धर्मनिरपेक्षता है, क्या इस तरीके से आप मोदी से लड़ेंगी। एआईएमआईएम के सांसद ने कहा कि मैडम सोनिया गांधी जी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप आरएसएस के लोगों के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीश शेट्टार तो आरएसएस से हैं। ये शर्म की बात है कि कांग्रेस वैचारिक लड़ाई में विफल रही है और उनके जोकर नौकर गुलाम मुझ पर आरोप लगाते हैं। आपको बता दें कि जगदीश शेट्टार के लिए प्रचार करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करना बिल्कुल गलत है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद भी नहीं रुकी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को परेशान करेगा ये नया विज्ञापन। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार विज्ञापन अभियान जारी रखा है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर विज्ञापन के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। रविवार को प्रकाशित विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया है। नए विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की राज्य सरकार को ट्रबल इंजन सरकार बताया है। ऐसा कहने पर कांग्रेस पार्टी को पहले ही चुनाव आयोग से नोटिस मिल चुका है। ताजा विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी ने सभी जरूरी सामानों की कीमतों की 2014 से तुलना करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। इस विज्ञापन के एक दिन पहले ही विज्ञापन को लेकर कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ है और लगातार बीजेपी पर हमलावर है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को कांग्रेस पार्टी 40% कमीशन वाली सरकार कहती रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने करप्शन रेड कार्ड का विज्ञापन अखबारों में दिया है। इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। नोटिस पर कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस को नोटिस मिलने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आयोग कांग्रेस से तो सवाल पूछता है लेकिन पीएम मोदी से सबूत मांगने की उसकी हिम्मत नहीं है।
अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा यदि गुनाह साबित हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा, सबूत दिखाएं पहलवान। ये आपको बता दें कि बीते 2 हफ्तों से भारतीय पहलवान WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी किया और उनका कहना है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो वो फांसी लगा लेंगे। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि उनकी बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यही कारण है कि उन्होंने ये वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ही बच्चे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये खिलाड़ी दिन भी नहीं बता पा रहे कौन सा दिन था और कौन सी तारीख थी। जो लड़ाई में लड़ रहा हूं वो आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। इन बीते हुए पहलवानों को सब मिल चुका है, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपके बच्चों की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानी करने वाली किसी भी लड़की से पूछा जाए कि क्या ये आरोप सच्चे हैं, और अगर उसने हां कह दिया तो जो चाहे कर लेना, इस मामले की जांच खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद को जानता हूं, 12 साल में मैंने किसी बच्चे को गलत नजर से नहीं देखा। मैं 4 महीने से लोगों की गालियां सुन रहा हूं। पहले दिन भी मैंने यही कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, और आज भी मैं यही कहता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसीलिए वो अभी इस मामले को लेकर ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने पहलवानों से सबूत दिखाने की बात कही। जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि पहलवानों का साथ देने वाले लोगों को पछताना पड़े। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा। अगली बड़ी खबर, पहलवानों को मिला खाप का समर्थन। आज जंतर मंतर पर किसान नेताओं का लग रहा मजमा। ये आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में खाप नेता आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। खाप नेताओं ने घोषणा की है कि हजारों किसान आज एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। राकेश टिकैत पहलवानों के साथ में कैंडल मार्च में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने इसे देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आपको बता दें कि रविवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हजारों किसान नेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। संगठन ने महिला पहलवानों का यौन शोषण करने के आरोपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही किसान संगठन ने पहलवानों के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन करने की योजना भी बना ली है। खाप नेताओं का कहना है कि जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। बड़ी खबर, पुलिस से झड़प के बाद पहलवानों के आंदोलन में आ गया नया मोड़। चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ये आपको बता दें कि बीते 2 हफ्तों से भारतीय पहलवानों का WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय पहलवानों को देश के नामचीन हस्तियों, राजनीतिक दलों के साथ साथ किसानों का भी भारी संख्या में समर्थन मिल रहा है। बीते दिनों देर रात पुलिस से भारतीय पहलवानों के बीच में झड़प के बाद न केवल भारतीय किसान यूनियन ने बैठक कर इस आंदोलन को गति देने की रणनीति बनाई है, बल्कि आज हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों से भारी संख्या में खाप पंचायत के नेता और किसान संगठन से जुड़े किसान पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सीमा से लेकर जंतर मंतर तक सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। साथ ही बड़ी गाड़ियों की सघन चेकिंग के बाद ही उन्हें दिल्ली सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। 3 मई को जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस से झड़प के बाद इस आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। न केवल देश भर के राजनीतिक दलों का उनको समर्थन मिल रहा है, बल्कि भारतीय पहलवानों के आह्वान के बाद भारतीय किसान यूनियन सहित कई किसानों ने खुले तौर पर पहलवानों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बीजेपी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पीएम नरेंद्र मोदी को बताया प्रचार मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बताया लालची आदमी। यह आपको बता दें कि कर्नाटक चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में जबरदस्त मेगा रोड शो किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम नरेंद्र मोदी को प्रचार मंत्री बताया। इसके अलावा उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी निशाने पर ले लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आज प्रचार मंत्री बन गए हैं। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। वे कर्नाटक के लोगों के हित में क्या करेंगे इस पर कोई भी चर्चा नहीं है, बस अपना प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे जवाब देने के लायक व्यक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जवाब देने लायक व्यक्ति नहीं है। जो सत्ता के लिए दल बदलने ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या
क्या कहें और जुबान खराब नहीं करनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा से ज्यादा लालची आदमी कोई भी नहीं है, उन्हें पहचान ही कांग्रेस पार्टी ने दी। बिना रीढ़ का आदमी एक जांच क्या बैठी कि बीजेपी की गोद में जा बैठा। उनकी नैतिकता क्या है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाएं। आपको बता दें कि वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रचार मंत्री बताया है और कहा कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। इसके अलावा बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त रोड शो किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूलों की बारिश करते नजर आए। इस दौरान सड़क पर उनके समर्थकों का भारी हुजूम दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक रोड शो में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा और मैसूर में 2 जनसभाएं भी की हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो के दम पर बीजेपी खेमे में जगी नई उम्मीद, जीत सकती है बेंगलुरु की 28 में से ज्यादातर सीटें। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मेगा रोड शो के बाद बीजेपी बेंगलुरु की 28 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर जीत की उम्मीद कर रही है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का दूसरे दिन का रोड शो रविवार को हुआ। दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी का आधार कमजोर माना जाता है, लेकिन बेंगलुरु में उसकी जड़ें मजबूत हैं। आईटी सिटी में पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। पीएम मोदी की अभूतपूर्व पहुंच के साथ बहुआ पार्टी इस बार अकेले बेंगलुरु में कम से कम 20 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें जीती थी, जबकि जेडीएस के खाते में 1 सीट थी। ऑपरेशन लोटस के बाद बीजेपी को राज्य में भूखा लिंगा चेहरा और नेतृत्व मिल गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में 108 फीट ऊंची नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन किया था और राज्य की राजनीति में एक नई मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो के दम पर बीजेपी खेमा ज्यादातर बेंगलुरु की सीटें जीत सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी कांटे की टक्कर पर पहुंचती जा रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी फिर से बाजी मारेगी। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा अरविंद केजरीवाल के महल पर 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए किए गए खर्च। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाने के लिए अपनी साइज से बड़े कपड़े पहनते हैं, 1 रुपए की कलम रखते हैं और चप्पल पहनते हैं। उन्होंने दावा कर कहा कि केजरीवाल का महल 45 करोड़ में नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए में बना है। कांग्रेस नेता बोले कि असल सादगी की मिसाल तो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि केजरीवाल के मकान को फैलाने के लिए अधिकारियों के मकान गिराए गए और उन अधिकारियों के लिए खेल गांव में 21 फ्लैट खरीदे गए जिनकी कीमत 6 करोड़ रुपए प्रति फ्लैट है। इस खर्च को भी केजरीवाल के महल के खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। अजय माकन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में मुख्यमंत्री आवास पर 45 करोड़ या फिर 171 करोड़ खर्च का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने हेरिटेज बिल्डिंग को गिराकर 2 मंजिला इमारत बना दी। इस दौरान 28 पेड़ काट दिए गए। तल्ख अंदाज में अजय माकन ने कहा कि एफिडेविट देकर खुद को आम आदमी कहने वाले के घर में लाखों के पर्दे और करोड़ों रुपए के मालवाल लगे हैं। अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल के शराब घोटाले की पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की थी। केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है जो 171 करोड़ का खुद का महल बनाए, वो किस बात का आम आदमी। लोकपाल को लेकर केजरीवाल अब चुप क्यों हैं? हर पार्टी को केजरीवाल का असली चरित्र समझाना चाहिए। केजरीवाल भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने ऐलान कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के महल में 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से उभर पाएंगे? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।